जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में हर वर्ष कंपोजिट ग्रांट प्रेषित की जाती है, जिसको हम चेक द्वारा निकाल कर और विद्यालय की ज़रूरत के हिसाब से उसे खर्च करते हैं। लेकिन अब ऐसा अभी तक जो हम कैश या चेक से पैसे निकालते थे, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। चलिए देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाने के पश्चात वर्तमान में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि जीरो बैलेंस वाले नवीन खाते में प्रेषित की गई है। ये धनराशि के रूप में न होकर लिमिट के रूप में रहेगी, जो कि ना तो कैश के रूप में आपके खाते में या पासबुक में प्रिंट कराने पर दिखेगी, ना ही आप कैश निकासी या चेक से निकासी ही कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया पूर्णतः अवैध मानी जाएगी। आपके जीरो बैलेंस खाते में धनराशि की जगह लिमिट जारी किए जाने से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि छात्र संख्या के हिसाब से आपके विद्यालय में 10,000 रुपये मद बन रहा है, तो उस खाते की लिमिट 10,000 जारी कर दी गई है। अर्थात उस खाते के माध्यम से आप 10,000 तक खर्च या भुगतान कर सकते हैं, किंतु यह प्रक्रिया नगद न होकर PFMS पोर्टल के माध्यम से ही होना है। खाते में बैलेंस और लिमिट की जानकारी कैसे करें? जीरो बैलेंस खाते में पासबुक पर प्रिंट के माध्यम से या बैंक में जाकर खाते में कितना मद आया है, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि खाते में धनराशि न भेज करके खाते में लिमिट जारी की गई है। खाते की लिमिट की जानकारी के लिए आपको अपने ब्लॉक के लेखाकार के माध्यम से अथवा अपने विद्यालय की PFMS पोर्टल पर मेकर ID या पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करके उसके माध्यम से आप अपने जीरो बैलेंस खाते की लिमिट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की जो प्रक्रिया है, चलिए वो देखते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय स्तर पर GFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान के लिए नवीन प्रक्रिया होने के कारण जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्तरों से आपको उक्त संबंध में भुगतान प्रक्रिया की सूचना और जानकारी प्रदान करेगा। PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अभी बेसिक शिक्षा विभाग में नया कंसेप्ट है। इसके कारण हम शिक्षक के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण और मुश्किलों भरा होगा। हालांकि एक बार जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन, ID, पासवर्ड प्रक्रिया आदि की जानकारी प्राप्त कर जाएंगे, उसके साथ ही आप उसमें अपने अधिकांश भुगतान होने वाले वेंडर जैसे कि स्टेशनरी वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले, पुताई करने वाले, किराना वाले आदि अन्य लोगों का जब अपने विद्यालय के पोर्टल से ऐड कर लेंगे, तब ये भुगतान की प्रक्रिया अत्यंत ही सरल हो जाएगी। इसमें आपको एक प्रकार से पहले पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। उसके पश्चात में संबंधित पत्र आदि को बैंक आदि के माध्यम से प्रदान करके संबंधित के खाते में सीधे भुगतान करना होगा। PFMS पोर्टल पर भुगतान की प्रक्रिया में जो प्रमुख चरण है, सबसे पहले आपको PFMS पोर्टल पर लॉगिन करना है। PFMS पोर्टल पर वेंडर की पूरी डिटेल भरते हुए उन्हें जोड़ना, अर्थात जिनको पैसे का भुगतान करना है उन्हें अपने खाते से जोड़ना है। एक्सपेंडिचर संबंधी विवरण को पूर्ण करना है। जिस मदद के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे संबंधित विवरण भरना है। सेंसकेशन अर्थात संस्तुति संबंधी विवरण भरना है। डिडक्शन डिटेल विवरण को कंफर्म करके पूर्ण करना है। उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात बैंक में पत्र आदि के माध्यम से संबंधित के खाते में भुगतान करवाना है। स्टेप 1 है CFMS के माध्यम से पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए सर्वप्रथम pfms.nic.in पर लॉगिन करना है। होम पेज खुलने पर लॉगिन में जाकर आपके विद्यालय के लिए आवंटित मेकर ID व मेकर पासवर्ड, जो कि आपके ब्लॉक के सहायक लेखाकार के माध्यम से या समग्र शिक्षा अभियान विभाग के माध्यम से प्राप्त होगा, से यूज़र नेम, मेकर ID व पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात लेफ्ट साइड में बहुत से ऑप्शन ऊपर से नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगे, जिसमें से हम मास्टर पर टच करेंगे। मास्टर पर टच करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प आते हैं, जिसमें वेंडर पर क्लिक करके सर्वप्रथम कार्य वेंडर अर्थात सप्लायर को ऐड करते हैं। स्टेप 2 है वेंडर पर टच करने पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं, जिसमें कि ऐड न्यू पर टच करते हैं। ऐड न्यू पर टच करने पर कई बॉक्स के कॉलम खुलकर आएंगे, जिसमें कि वेंडर की पूरी डिटेल भरना रहेगा, जिसमें कुछ कॉलम बहुत महत्वपूर्ण होंगे जिन्हें अनिवार्य रूप से भरना होगा। प्रमुख रूप से वेंडर या फर्म का नाम, जिसमें फर्म का प्रकार सबसे पहला पूछा जाता है। मुख्यतः 2 कॉलम आते हैं, पर्सनल अर्थात किसी को व्यक्तिगत भुगतान करना है, या फिर फर्म अर्थात कमर्शियल भुगतान करना है। इसमें वेंडर की डिटेल भरते समय सर्वप्रथम बिल्डर का नाम, टाइप, एड्रेस डिटेल, GST नंबर आदि डिटेल भरते हैं।
इसके पश्चात प्रमुख रूप से वेंडर की बैंक डिटेल भरना है, जिसमें वेंडर के बैंक का नाम, अकाउंट नंबर आदि भरा जाता है। वेंडर की पूरी डिटेल भरने के पश्चात सेव कर देते हैं, जिससे कि वेंडर संबंधी डिटेल पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात बैक वाले बटन पर क्लिक करके पुनः वापस प्रक्रिया में आते हैं। स्टेप 3 है, अब हमको एक्सपेंडिचर संबंधी डिटेल आदि भरना है। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प दाहिनी तरफ खुलकर आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ऐड न्यू पर क्लिक करना होता है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म जैसा अर्थात बहुत सारी डिटेल भरने के लिए खुलकर आता है। इसमें सबसे पहले स्कीम अर्थात किस योजना के तहत व्यय हो रहा है इसका डिटेल भरना है, जिसमें अधिकतर नीचे दिए गए बिंदु अर्थात समग्र शिक्षा वाले स्कीम के व्यय होते हैं, जिसे सिलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात जिसके लिए एक्सपेंडिचर इन पर कर रहे हैं उसे भरना है, अर्थात जिसके लिए व्यय कर रहे हैं। क्लिक करने पर जितने वेंडर हमने जोड़ रखे हैं अर्थात जिनकी डिटेल हमने ऐड कर रखी है वह सभी खुलकर सामने आ जाते हैं। इसमें से जिस वेंडर को भुगतान करना होता है उसे सिलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात लाइटर अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर, स्कूल का नाम आदि डिटेल भरते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सदैव किसी का भुगतान करते समय एक पत्रांक जैसी संख्या अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर प्रदान करना रहेगा। उक्त डिटेल भरने के पश्चात में जो संबंधित पत्र होता है उसे चूज फाइल के माध्यम से अपलोड करते हैं। स्टेप 4 है, इसके पश्चात अपलोड सेक्शन लेटर के ऑप्शन के माध्यम से संबंधित संस्तुति के पत्र को अपलोड करते हैं। इनमें कुछ डिटेल और भरना होता है, जैसे सैंक्शन डेट, अवेलेबल लिमिट, टोटल अमाउंट जो कि भुगतान किया जा रहा है। इसके पश्चात कुछ अन्य कॉलम अर्थात नरेशन डिटेल भरनी है, जैसे किस चीज़ के लिए भुगतान किया जा रहा है। यहाँ भी स्कीम आदि पूछी जाती है, जिसमें नीचे क्लिक करने पर बहुत सारे विकल्प आते हैं जो कि विद्यालय के विभिन्न कार्यों से जुड़े होते हैं। जिस मद में अर्थात जिसके लिए व्यय किया जा रहा है उसे संबंधित विकल्प का चयन कर लेते हैं। इसके पश्चात सेव के माध्यम से उक्त समस्त सूचनाएं संरक्षित कर लेते हैं। प्रक्रिया में ही हमें एक वाउचर नंबर प्राप्त होता है। स्टेप 5 है, इसके पश्चात आगे बढ़ने पर हमें एक विकल्प इंस्ट्रूमेंट टाइप में आता है, जिस पर क्लिक करने पर 2 विकल्प खुलकर आते हैं, जिसमें हम समस्त प्रथम विकल्प का चयन करते हैं। द्वितीय विकल्प डिजिटल सिग्नेचर से भुगतान का होता है, जो कि हमें नहीं करना है। इसके पश्चात ऐड डिडक्शन डिटेल का विकल्प आता है, जिसमें कुछ अन्य जोड़ना या होता है तो उसे जोड़ा या घटाया जाता है। यदि अन्य कुछ ना जोड़ना है ना घटाना है तो ऊपर की पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः अच्छी प्रकार से मिलाकर जांच परख करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां पर अंतिम विकल्प के रूप में कन्फर्म बटन दबाना होता है। जब भली भांति सुनिश्चित हो जाए कि हमारा समस्त विवरण सही है तब कन्फर्म बटन दबा दें। इस प्रकार हमारी PFMS पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। PFMS पोर्टल की उक्त प्रक्रिया प्रथम बार करने पर बहुत ही बड़ी और जटिल लगेगी। इसके साथ ही जब आप करते रहोगे तथा विशेषज्ञों द्वारा जब आपको प्रशिक्षण प्राप्त करा दिया जाएगा, इसके पश्चात वह प्रक्रिया आपको कठिन नहीं लगेगी। सभी साथी विस्तृत रूप से विभाग द्वारा सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त PFMS पोर्टल के माध्यम से किसी को भुगतान आदि करें। तो ये था भुगतान करने का नया तरीका। थोड़ा कठिन है लेकिन धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। हमको गाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद से हम एक प्रक्रिया के द्वारा भुगतान कर पाएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।